में कौन सा एक्ट स्टार्ट करा था बताओगे? इनकम टैक्स एक्ट कौन से साल का? 1961। सर जी क्यों लगता है ये टैक्स? क्योंकि आप क्या कमाओगे? इनकम। इनकम कमाओगे तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स। किसको? कौन सी गवर्नमेंट? सेंटर। और मैंने आपसे पूछा था कि टैक्स पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। यानी कि आप वेलफेयर रोक रहे हैं और आप अच्छे इंसान नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर टैक्स सीधा नहीं निकलता सर, पहले इनकम निकाली जाती है। मेरा आपसे सवाल, इनकम निकालने के टोटल 5 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी थी जी? सैलरी। सैलरी के बाद कौन सा बोला? रेंट। हाउस हाउस प्रॉपर्टी, एग्जैक्ट जाना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। ये पांचों के टोटल को क्या बोलते थे? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस होता था? चैप्टर 6 से की डिडक्शन, जो 80C to 80U होती है, ये अपने में अलग चैप्टर है। और फाइनली आपका क्या आंसर आता था? टोटल 80C to 80U, U एज एन अम्ब्रेला, U है U। ठीक है बच्चे। तो सर हमने देखा था कि ठीक है भाई, हम लोग कमाएंगे और फिर उसके बाद सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा टैक्स किसके ऊपर लगता है? टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। हमारा टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है बच्चे? टोटल इनकम। अच्छा सर, अब बेटा वैसे तो मैंने तुम्हें टैक्स निकालना सिखाना है, लेकिन वो जस्ट आधे घंटे बाद स्टार्ट करूंगा। आओ एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। बिल्कुल, छोड़ दो उसको अभी। हाँ पूरा टैक्स निकलने में 7-8 पेज लगेंगे। नहीं पेज मत छोड़ो, स्टेप टू लिख दिया ना, बस छोड़ो। हाँ उसके नीचे स्टार्ट कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट। क्योंकि वो जो स्टेप है वो अपने में ही 2-3 क्लास चलेगा। तो सिर्फ हमने लिख लिया था कि 2 स्टेप्स होता। ओके सर, प्रीवियस ईयर क्या होता है बेटे? अभी बताऊंगा क्या होता है, आप सिर्फ ये समझिए। सर ये कौन से सेक्शन में बताया हुआ है? सेक्शन 3। सर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है? कर लेंगे सारी बातें। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर बताता है, ये क्या होता है अभी देखेंगे। और एक होता है सेक्शन 2 क्लॉज 9, ये बताता है आपको असेसमेंट ईयर। सर ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। जी हाँ, जो जो बेटा नोट्स में सेक्शन होंगे वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। आइए मैं आपसे छोटी छोटी बातें करता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? कौन सा चल रहा है? 23। और जब तुम 23-24 बोलते हो, क्या मैं कह सकता हूं तुम ये बोलना चाहते हो 1-4-3 से लेके 31 मार्च 24, है ना? यही बोलते हो ना बच्चे? अगर मैं तुमसे पूछूं, जब प्रीवियस ईयर को ना शॉर्ट में मैं क्या लिख दूंगा? पीवाई। और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में क्या लिख दूंगा? एवाई। ठीक है। मेरा आपसे सवाल, अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 22-23। क्योंकि कॉमन सेंस ये कहती है सर आपने बोला था प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। तो प्रीवियस ईयर अगर आप जिस रेफरेंस से पूछ रहे हो तो 22-23 है। तो आइए जरा बेटा इसको हमने लिख दिया 22-23, विच मीन्स 1-4-22 से लेके 31 मार्च 23 तक। बताइए क्लियर है बच्चे? यहां तक गलत है बेटा। सर हमने लिख दिया था। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, लिखा हुआ काट दो सीधे। 22-23 नहीं होता सर, प्रीवियस नहीं होता भाई। मेरे मैं तुम्हारा सीधा सा सवाल है, ये फाइनेंशियल ईयर वर्ड कहां से सीखा तुमने? कौन से सब्जेक्ट से? अकाउंट्स। इनकम टैक्स वाला कहता है हमारा नया वर्ड है। हम बोलना तो फाइनेंशियल ईयर ही चाहते हैं, लेकिन मैं वर्ड फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलूंगा, मैं प्रीवियस ईयर। आप इनकम टैक्स वाले से पूछोगे ना अभी कौन सा प्रीवियस से चल रहा, मतलब अभी वो वैसे तो हर कोई अगर सोचे तो अभी चल तो 23-24 रहा है। अकाउंट्स वाले कहते हैं फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं प्रीवियस ईयर 23-24।
तो प्रीवियस का मतलब पिछला नहीं है, वो वर्ड ही प्रीवियस यूज करता है, समझ रहे हो? इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड दे यूज द वर्ड प्रीवियस। यानी कि सर अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 ही चल रहा है, 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24। ओके सर, अब एक बात बताओ, असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर के बारे में छोटी सी बात लिखवाता हूं फिर करना। असेसमेंट ईयर इज टेक्निकली नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से अगला साल को क्या बोला जाता है बच्चे? असेसमेंट ईयर। अब आप मुझे बताइए इस रेफरेंस में असेसमेंट ईयर क्या बना? 24-25। सर ये क्या लॉजिक बैठ रहा है? छोड़ो ना बेटे, सिर्फ वर्ड समझो, भी लॉजिक सारे आ जाएंगे सामने। 1/4/24 से लेके 31 मार्च। सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं, सपोज करो अगर फाइनेंशियल ईयर 12-13 होता तो मैं असेसमेंट ईयर क्या बोलता? 13-14। और प्रीवियस ईयर 12-13। ओके, अगर असेसमेंट ईयर होता 10-11 तो फाइनेंशियल ईयर क्या बोलता? 9-10। और प्रीवियस ईयर भी क्या होता? कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर हमें रिश्ता तो समझ आ रहा है, ठीक है, ये आपको रिश्ता तो समझ में आ रहा है बेटा, ये अच्छा जी ऐसे होता है। अब सुनिएगा जरा बात को, सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है। अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, कंप्यूट दी टोटल इनकम समझते हो ना, नाम तुमने सुना हुआ, 5 वर्ड का टोटल डिडक्शन माइनस करके, ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। मेरा आपसे सवाल है, मैं कौन से साल की इनकम निकाल रहा हूँ ट्रू सेंस में? 17-18। सर ये असेसमेंट का क्या रेलेवेंस है? बेटे वो सिर्फ बोला जाता है ऐसे, पर टेक्निकली तुम कौन से साल की इनकम निकाल रहे हो? 17-18 की ही निकाल रहे हो। इनकम टैक्स वालों में ना, ये आप नोटिस पढ़ोगे दिखाऊंगा, तो उसमें असेसमेंट ईयर वर्ड यूज होता है। टेक्निकली अब वो साल में नहीं हो। असेसमेंट ईयर क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे तुमने पहले पेपर चेक, आपने पेपर दिए, अब वो पेपरों की असेसमेंट हो रही है, ऐसी आप इनकम पहले कमाते हो और उसके बाद क्या होता है उसकी असेसमेंट। तो इनकम आप कब कमाते हो? प्रीवियस ईयर में, और उसकी असेसमेंट यानी कि कैलकुलेशन होते हैं नेक्स्ट ईयर। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है? नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस। टेक्निकली यू अर्न इन प्रीवियस ईयर, ये सारी बातें लिखवाऊंगा। तुम कमाते हो प्रीवियस ईयर में और उसकी चेकिंग होती है असेसमेंट ईयर में। सर ये क्या बातें बोली? बिल्कुल इग्नोर कर दो बेटे, सिर्फ इसका आंसर आना चाहिए था आपको। आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर का निकालना है? 17-18। क्या तुम मुझे डिटेल बता सकते हो? यानी कि इसका पीएनएल कौन से पीरियड का यूज करूंगा मैं? 17-18, दैट इज 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18। क्योंकि अगर कल को इनकम टैक्स वाला बोले असेसमेंट ईयर 18-19, ठीक है, तो तुम क्या उसके पास 18-19 के रिकॉर्ड्स लेके चले जाओगे? नहीं, वो कहेगा भाई साहब आपको समझ नहीं है, जब मैं असेसमेंट ईयर 18-19 बोल रहा हूं उसका मतलब होता है 17-18। और मिस्टर ए किसी, मतलब अलग अलग पर्सन होता है, कंपनी होती है, तो इंडिविजुअल की भी इनकम होती है, इंडिविजुअल के भी बिजनेसेस होते हैं। सिंगल इसको भी मतलब निकल जाए पता लगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अच्छा अब आपको ना समझ आ गया। अब आपकी जिंदगी में एक लॉजिक देता हूं तुम्हें, कैसे चल रहा है कंपनीज में, और ये तुमको दिखेगा ही बस अभी प्रैक्टिकली एकदम। मेरे को बताइए, अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है? खत्म, आई मीन 22-23 को। तो टेक्निकली 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 ये प्रीवियस ईयर है, और ऑब्वियसली मैं इसको 22-23 लिख देता हूं। क्या मैं कह सकता हूं 22-23 में लोगों ने कमाया होगा?
बिल्कुल कमाया होगा। किसी के पास घर होगा, उसने किराए पे किराया कमाया। कोई नौकरी पे जा रहा था 22-23 में, अप्रैल में, जून जुलाई चेंज भी कर ली नौकरी, तो क्या फर्क पड़ता है? 22-23 में इस दुनिया में, इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया, समझ रहे हो? लेकिन तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर क्या होता है बच्चे? प्रीवियस ईयर के अंदर होता है कि जो पर्सन है ना, पर्सन अर्न्स इन प्रीवियस ईयर, आप कमाते हो, यू अर्न इन प्रीवियस ईयर। इसको अगर मैं और अच्छे से लिख दूं, क्योंकि आप बोल रहे हो पर्सन अर्न्स टोटल इनकम इन प्रीवियस ईयर। भाई तेरे जो कमाना है वो तू प्रीवियस ईयर में कमाता है भाई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने अप्रैल में कमाया, सपोज करो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक इंसान है, उसने 22-23 में नौकरी करी, उसको हर महीना 1 लाख रुपया मिलता है, तो उसका साल का कितना टेक्निकली 12 लाख। तो उसने जब अप्रैल में कमाया, क्या वो गवर्नमेंट को बताएगा, हेलो गवर्नमेंट मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया? मई में बताएगा? नहीं, जून जुलाई चुपचाप कमाएगा। भाई सरकार पूछ ही नहीं रही है, सरकार जाओगे भगा दी, ऐसे थोड़ा ना आते रहेंगे लोग मेरे पास, ऐसे थोड़ा ना मैं फॉर्म्स को एक्सेप्ट करती रहूंगी, ऑनलाइन हो रहा है सारा काम। कभी कोई कुछ डिटेल दे रहा है, कुछ सिस्टम तो होता है ना भाई। आप बेसिकली प्रीवियस ईयर में कमाने के बाद, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, इसमें कमाने के बाद अपनी डिटेल सबमिट करेंगे 31 जुलाई 2023। दिस इज अ फिक्स डेट। पर्टिकुलर डेट को करनी होती है, इस डेट नहीं, तू अगर चाहे आज जमा कर दे, दिस इज द लास्ट डेट, ड्यू डेट है ये कि आज के दिन जमा होगा। आप चाहो जैसे ही साल खत्म हुआ किसी भी दिन कर सकते। कई केसेस में अक्टूबर भी है, कई केसेस में नवंबर भी है, वो अपने में एक चैप्टर है बेटे। लेकिन आपको जो टच हो रहा होगा ना, आपके पेरेंट्स अगर कोई रिटर्न भर रहे होंगे, अभी अब नौकरी कर रहे हैं, तो वो कौन से दिन भरेंगे जी? 31 जुलाई। आज घर जाके पूछना पापा से, ठीक है, तो वो भर रहे होंगे। जैसे ऋषभ के फादर, तो बहुत यंग है ना, क्या करते हैं वो, जॉब या, हाँ, बीएसएफ में। ओ, तो कैसे मतलब पोस्टिंग? अच्छा, अच्छा, पर अभी इधर ही है, ठीक है। तो जैसे आपके फादर जो अर्न करते हैं, आप मुझे बताइए, उससे अपने फादर से पूछना, अब आपके फादर जो भी अर्न करेंगे ना, वो अपनी डिटेल गवर्नमेंट को बताएंगे, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, दैट इज सेपरेट। क्या? हाँ, टीडीएस क्या है? टीडीएस तो एक एक बाल्टी है, उसमें एक छेद कर दिया सरकार ने तुम्हारी कमाई में से। तूने कितना कमाया ये तो पूछूंगा तेरे से एक दिन बुला के। मैं अभी अभी तुम भूल जाओ कि टीडीएस वीडीएस क्या है। आज के दिन हर कोई ऑनलाइन जाएगा और मुझे बताएगा तुमने कमाया क्या है। वो एक रैंडम परसेंट होता है, कभी 1%, कभी 2%, कभी 10%, कभी 20%, कभी 30। टीडीएस का मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा टैक्स सरकार के पास आ गया। हाँ, ज्यादा भी आ जाएगा। आज तो वो ये सारी बातें तुम सरकार से फर्स्ट टाइम बात कब कर रहे हो? 31 जुलाई। 31 जुलाई को आपको क्या करना होता है बच्चे? इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल, आरओआई फाइल करनी होती है। वो तो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, वो तो आप कोर्ट में जाके कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है। आरओआई इज रिटर्न ऑफ इनकम, इस दिन आपको फाइल करनी। और याद करो बेटा, याद करो, हम लोगों ने, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि कैलकुलेशन कैसे होनी। वही फॉर्म बनाऊंगा, सैलरी में इतना कमाया साहब जी मैंने, हाउस प्रॉपर्टी में कमाया, ये कमाया, मेरी जीटीए इतनी, मेरी डिडक्शन इतनी, मेरी टोटल इनकम इतनी। सॉफ्टवेयर खुद टैक्स निकाल देता है भाई साहब, इतना ऑटोमेशन है। तो जो मैं तुम्हें टैक्स कैलकुलेट करना दिखाऊंगा ना, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम लर्निंग का है, जैसे लेजर एक बार सीख ले तो बार बार थोड़ा बनाते रहते हैं। टैक्स कैलकुलेट करना, अभी आप ऑनलाइन जाओगे, आप अपनी इनकम लिखो, टैक्स आ जाए, ऑटोमेटेड प्रोसेस बन चुके। ठीक है, सो बेसिकली आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हो, गवर्नमेंट को बताते हो मैंने ये सैलरी कमाई, मैंने हाउस प्रॉपर्टी, ये पीजीपी, कैपिटल गेन सब बताते हो। सर उससे क्या होता है? उससे आपका, अगर मैं बोलूं, आप अपनी जीटीआई बताओगे, मान लो जीटीआई कितनी है बेटा? 12 लाख। फिर हम लोगों ने चैप्टर 6 से की डिडक्शंस करी थी,
मान लो 1 लाख रुपए की डिडक्शन। आप मुझे बताइए टोटल इनकम कितना आ जाएगा। सॉफ्टवेयर अपने आप टैक्स पेबल निकाल देगा, मान लो 2 लाख रुपए। आपको कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली। सरकार तुमसे तुम्हारी इनकम पूछ रही है, बाकी सॉफ्टवेयर इतने स्मार्ट है कि वो टैक्स निकाल दे। लेकिन क्या आप टैक्स 31 जुलाई को पे? मेरे कहने का मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेइंग द टैक्स एंड इन्फॉर्मिंग योर इनकम टू द गवर्नमेंट। देयर इज अ डिफरेंस। गवर्नमेंट को ये बताना भाई मैंने ये कमाया, और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, दोनों अलग इवेंट्स है। मेरा आपसे सवाल है, आपने पूरे साल कमाया, 1-1 लाख रुपए कमाया, 12 लाख रुपए आपने कमाया, आपने गवर्नमेंट को कब बताना है? 31 जुलाई का। मेरा आपसे सवाल है, इसके ऊपर जो टैक्स है वो पे कब करना है? यानी कि जो अप्रैल में तुमने कमाया, क्या मैं कह सकता हूँ सर अब जब रिटर्न भरी तो हमें डिटेल पता लगी तो अब जमा कर देंगे? आप मुझे बताइए कैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। दिमाग लगा के सोच के देखो, इसका मतलब भारत देश में करोड़ों लोग जो अप्रैल में कमाएंगे, सरकार उसके ऊपर टैक्स 1 साल 3 महीने बाद लेगी। पूरी दुनिया कमा रही है, सरकार देख रही है ये अप्रैल में कमा गया, ये 1 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमा गया, और मैं बोलूं अगले साल जुलाई में आना मुझे बताना क्या कमाया, फिर टैक्स देना। ऐसे थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना देश चलता। साथ साथ कमा रहा है ना, मेरे को डिटेल मत दे, लेकिन मैं ऐसे प्रोविजन ले आऊंगा कंट्री के अंदर कि मेरे को साथ साथ टैक्स मिलता है। दैट इज कॉल्ड, अच्छा फर्स्ट थिंग। तो इसका मतलब तुमने कमाया, अच्छा कमाया कौन से साल में? प्रीवियस ईयर में। you have earned in previous year, you will inform in assessment year. This is called assessment year. ए भैया 23-24 क्या हो गया? असेसमेंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर, ये असेसमेंट ईयर। और इसी को ही तो बोल रहा था मैं, असेसमेंट ईयर इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर। क्योंकि जिस साल में आप कैलकुलेट करते हो उस साल को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। और जिस साल में आप अर्न करते हो उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर। मुद्दे की बात यह है भाई, सरकार पैसा असेसमेंट ईयर में लेगी क्या? बेटे इतनी बच्ची थोड़ा है सरकार। नजर, सरकार कहती है साथ के साथ पैसा आना चाहिए। अगर आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स एक्ट में कोई सेक्शन लग जाएगा जिसमें बोला जाएगा इसके ऊपर जो टैक्स लगता है काटता जा और तुम्हें देता है। डिटेल मत सबमिट कर किसकी सैलरी कितनी है क्या है। मैकेनिज्म बना रखा है कि साथ के साथ आप सरकार को भी टैक्स मिलता जाए। यानी कि पेमेंट भी कब होती है बच्चे? पेमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही होती है। यानी कि अ पर्सन अर्न्स टोटल इनकम इन प्रीवियस ईयर। बिल्कुल सही बात सर, कमाया तो मैंने यही है। और अगर मैं बोलूं पेमेंट इज ऑल्सो मेड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, 1 रुपया नहीं आउटस्टैंडिंग करूंगा तुम्हारा, ऐसा मैकेनिज्म भारत सरकार ने बना रखा है। सर कैसे पेमेंट होती है? ये 2 चैप्टर्स ही हैं आपके। एक होता है टीडीएस, ये तो तुमने जिंदगी में नाम सुन रखा है, डिवेंचर चैप्टर में देखा था, जो भी उसके ऊपर 10% रेट था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे 7-8 लेक्चर टीडीएस के ऊपर लगते हैं। सिर्फ डिवेंचर नहीं है ना जिंदगी में, सैलरी है, प्रोफेशनल फीस है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है, लॉटरी है, इंटरेस्ट है, हजारों बात है। प्रॉपर्टी के लेन देन पे भी टीडीएस है, हजारों चीजें। किस पे? इसमें इंटरेस्ट पे भी है, बिल्कुल है। तू बैंक पे आज एफडी करा ले, बैंक तेरे को जब इंटरेस्ट देगा टीडीएस काट के दे। इसका मतलब गवर्नमेंट ने उसी साल में ही किस नाम से थोड़ा सा तो ले लिया, टीडीएस। अब ये जो टीडीएस है ना, ये बच्चे एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट मतलब तेरी जो इनकम उस पर सारा टैक्स आया। तो सरकार ने एक और लॉजिक लगाया और बोला कि हमारी कंट्री में, इंडिया में एडवांस टैक्स देना पड़े। सर ये क्या बात हुई एडवांस टैक्स? बेटे एडवांस टैक्स, अब जो भी टैक्स, अच्छा पहले मैं ये बोलता हूं, तुम्हारे हिसाब से टीडीएस सरकार को कौन देता होगा? मान लो तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ,
मैं तुमको बोलूंगा सरकार के पास जाने को, मैं दूंगा। एम्प्लॉय डिडक्टर बोला जाता है। काटा किसने टीडीएस? मैंने ना, डिडक्टर। तो टीडीएस इज, ये जिम्मेवारी किसके ऊपर है बेटा? डिडक्टर। तो आप डिडक्टर विल पे ऑब्वियसली ऑन योर बिहाफ। तुमको क्या लग रहा है ज्यादा सैलरी दे दूंगा क्या तुम्हें? मैंने तुम्हें वैसे 1 लाख देनी थी, सरकार ने बोला 10,000 काट ले, मैंने कहा पकड़ भाई 90 पकड़ 10, तुम्हारे भी हाथ पे ही गया। ठीक है, बट अगर ये पूरा टीडीएस नहीं हुआ, आई मीन तुम जो कमाते हो उतना नहीं हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूं सरकार ने बोला है कि जो भी बच गया वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। मान लो ऋषभ जी आप अगर कमाते हो, आपका टीडीएस कटा हुआ है पर अभी भी कुछ शॉर्टेज है, तो आपको खुद से देना पड़ेगा। और उसको मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं सेल्फ, सेल्फ पेड, खुद से पे करना पड़ेगा। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा समझ, देख लेना। तुमने प्रीवियस ईयर में कमाया, सुनना बात को, तो तुम्हारे बॉस ने ना तुम्हारा टीडीएस पता है कितना काट लिया? 70,000। कैसे काट लिया बेटा? रूल है अपने में, 8 8 टॉपिक लगेंगे, ऐसे थोड़ा आइडेंटिफाई कर। मैं भी रैंडमली लिख रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट। तुम्हारे बॉस ने जब भी तुम्हें सैलरी दी, पूरे साल 1-1 लाख रुपए दिया, टीडीएस कितना काट लिया? 70,000। तुमने एडवांस टैक्स कितना पे करा? 70,000। क्यों कर दिया? ठीक है, मुझे बताओ टोटल सरकार को पेमेंट कितनी कर दी? 40। आज जब तुम रिटर्न कर रहे हो, जब तुमने अपनी डिटेल डाली, तो तुम्हारा टैक्स पेमेंट कितना था? देखो कितना है, 2 लाख। क्या तुमने सही टैक्स पे करा? ब्याज लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। अब मैं आपको मैकेनिज्म ये समझाना चाह रहा हूं, ये जब टैक्स पेबल आया, तुम क्या दिखाओगे? ओहो सर इसमें से हमने कुछ तो पे करा हुआ है, या दोबारा 2 लाख दे दोगे सरकार को? सरकार को क्या बोलोगे? सर टीडीएस कितना कटा हुआ है? 70,000। एक बार के लिए ना इस 70 एडवांस टैक्स को 1,30,000 कर देते हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। टीडीएस कितना बेटा? 70, एडवांस टैक्स कितना? 1,30,000। 2 लाख देने हैं मैंने सरकार आपको, जिसमें से टीडीएस कट गया था, और मैंने आपको एडवांस टैक्स दे दिया था। क्या मुझे बता सकते हो कितने रुपए? आप मुझे बताइए पेबल कितना आया? दैट्स द आइडियल सिचुएशन। गवर्नमेंट, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, मैं हर किसी के साथ ये चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरे को डिटेल सबमिट करने आओ ना, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी इनकम पे टैक्स उसी साल खींच लूंगा मैं। आप बोलोगे सर हमने तो कैलकुलेट ही जुलाई में करा। हाँ, तो मार्च जब खत्म हो रहा था तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग तो कर सकते थे, एडवांस टैक्स के नाम से जमा कर देते खुद से। समझ रहे हो? तो बेसिकली रिटर्न इस दिन भरोगे, पर इस दिन द बेस्ट सिचुएशन है आप टैक्स नहीं पे करेंगे। सर अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि हमने नहीं पे करा हो, हमें एडवांस टैक्स, जैसे तुम पहली बार सुन रहे हो एडवांस टैक्स, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। मान लो अगर टोटल इनकम 11 लाख, टैक्स पेबल 2 लाख, टीडीएस 70,000, एडवांस टैक्स हमें पता ही नहीं एडवांस टैक्स क्या होता है। ओ माय गॉड, आप मुझे बताइए पेबल कितना आ जाएगा? इसको आपको जमा तो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में नहीं करा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते, ब्याज ब्याज तो लगाता रहूंगा तुम्हारे ऊपर, वो जब बड़े हो गए तो अभी कर ही लेंगे उसको। लेकिन ये टैक्स जब आप पे करोगे, इसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अंडर सेक्शन 140A, अंडर सेक्शन। ये क्या बात हुई सर? सुन लो बात को ध्यान से। अगर तुम खुद से पे करते हो, कौन से साल में? असेसमेंट ईयर में। सर मैं खुद से पे कर रहा हूं, तो उस टैक्स को क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट। और अगर मैं प्रीवियस ईयर में पे करता हूं सेल्फ, उसको क्या बोला जाता है? एडवांस। एक लाइन लिख लीजिए, अगर आपने लिख लिया है तो ये मतलब अभी
tax paid by assessee वर्ड क्या होता है जो टैक्स में जिसकी कम assessee tax paid by assessee in previous year is called advance tax full stop. Tax paid by assessee in assessment year, AY शॉर्ट में भी लिख सकते हो. Tax paid by assessee in assessment year is called self-assessment tax. Is called self-assessment tax. मेरा आपसे सवाल, असेसमेंट ईयर शुरू होते कहीं भी पे कर दो बेटा, इसको क्या बोलूंगा मैं, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट. और प्रीवियस ईयर में पे करोगे तो उसको क्या बोल देता हूं? अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, सर अगर हमने कम पे करा तो हम पे कर देंगे क्योंकि सरकार बहुत ही तेज है सर, लेकिन अगर गलती से 70,000 और 1,80,000, ओ माई गॉड, जब मैं अपनी रिटर्न भर रहा था मुझे पता लगा मेरी इनकम कितने की, 11 लाख की. 11 लाख पे टैक्स कितने का, 2 लाख का. टीडीएस 70,000 प्रीवियस ईयर में कट चुका था, मैंने एडवांस टैक्स भी 180 जमा करा दी. मेरी मिसकैलकुलेशन थी, कोई भी रीजन था. डेफिनेटली होता है ये. आप मुझे बताइए कितना ज्यादा पे कर दिया आपने. मेरा आपसे सवाल, क्या इसका रिफंड मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा जी. रिटर्न भरो, बैंक अकाउंट की डिटेल दो, आपको वापस मिलेगा आपका पैसा. और ना ही सिर्फ 50,000, हाँ, along with interest at the rate of 6% per annum. अब कहां से लगेगा, क्या लगेगा, वो बाद में देखेंगे बड़े होके. और मुद्दे की बात समझना, मान लो तुमको जो रिफंड आया वो आया 50,000 का, और मान लो जो इंटरेस्ट लग कर आया वो 1,500 का आया. मेरा आपसे सवाल, ये जो 50,000 का इंटरेस्ट है, ये तुम आई एम सॉरी, ये जो रिफंड आया, क्या ये तुम्हारी इनकम है? ये इनकम नहीं है, ठीक है. ये पैसा मैंने जमा कराया, इसको खर्चा ही नहीं माना जाता, तो जब ये वापस आ रहा है इसको इनकम कैसे मालूम है? पहली बात. सो ये 50,000 नॉट टैक्सेबल. ये 50,000 जब कल को तुम्हारे बैंक में वापस आएगा, क्या इसमें कोई टैक्स लग जाएगा? नहीं. बट इंटरेस्ट, इज इट योर इनकम? यस, डेफिनेटली. कैसे क्या? ज्यादा फाइल करते भी एक्सेस हो गया तो हम ऐसे फाइल कर देंगे ज्यादा 2-3 लाख 4 लाख, ठीक है. एक्सेस पे रिफंड आएगा, टैक्स फ्री हो गया तो जो रिफंड आएगा, हाँ, तेरा ही पैसा. नहीं नहीं, गलत सोच. इंटरेस्ट की बात कर रहा है, उसके ऊपर वाले की नहीं. तेरा ही पैसा. एक बात बता, तू बैंक में जब पैसा जमा करता है 1 करोड़, कल को वही 1 करोड़ आएगा तो वो इनकम थोड़ा ना होती. 1 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट टैक्स लगेगा. कैसे? 50 पे टैक्स नहीं लगेगा. नहीं, एक बार मतलब आप इसमें कह रहे हो कि ये अगर ये नॉट टैक्स वाला तो फायदा है. नहीं, ये इनकम ही नहीं है तेरी. पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लो, इनकम टैक्स किस में लग रहा है? इनकम. भाई तू अपने पैसे को, एक बात बता, तू मुझे 1-1 करोड़ का लोन दे दो, मेरी कोई इनकम है? इनकम थोड़ा ना, कोई टैक्स. मैं उसी 1 करोड़ में वापस करूंगा, तुम्हारे कोई इनकम है? कोई टैक्स, कोई इनकम ही नहीं है. लेकिन जब उसमें तुम्हें ब्याज दूंगा तो वो इनकम है ना, वो पकड़ूंगा ना. तो आप ये समझो, ये 50,000 तुम्हारा ही पैसा सरकार के पास ना वापस आएगा, इसमें इनकम कहां से हो गई? समझ रहे? तेरे ही तो पैसा था जो सरकार पे पड़ा था. आगे एक बात ये समझना, ये 1,500 रुपए इनकम है कि नहीं है? बिल्कुल है. और अब आप मुझे बता दीजिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ये? गुड. यानी कि कल को जब तुम ज्यादा पैसा जमा कर देते हो तो वो जो ज्यादा जमा वो तो वापस आता है, वो इनकम नहीं होती, पर उसके ऊपर जो ब्याज होता है वो इनकम है, और वो अदर सोर्स में टैक्सेबल है. 6% गवर्नमेंट. ये
तेरी इनकम होगी जिस साल का ये इंटरेस्ट है। मान ले ये तो उस साल में नहीं दिखाएगा, ये जिस भी पीरियड का इंटरेस्ट है उस साल। असेसमेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर प्रीवियस। देख टेक्निक मतलब अब वो और गहरे में चले जाएंगे, ये मान के चल कि वो इस पीरियड की इनकम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तू जब 23-24 की डिटेल भरेगा तब देख, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्लियर है? चलिए एक छोटी सी बात और रहती है और फिर ये कॉन्सेप्ट डन। आप समझिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ आए कि इंडिया में चल क्या रहा है। अभी 31 जुलाई को हर कोई सीएमए को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि 31 जुलाई को भाई क्या डिटेल सबमिट करनी, कैसे पेमेंट करनी, समझ ही नहीं आ रहा होता लोगों को फॉर्म्स, समझ रहे हो? तो अब जैसे आप अपने घर जाओगे ना, तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की कुछ डिटेल देखोगे तो तुमको समझ आएगा ये प्रीवियस ईयर लिखा है, असेसमेंट ईयर लिखा है, क्या हो, समझ रहे हो? मैं भरूंगा रिटर्न आप बच्चों के सामने से। हाँ जी, ऑनलाइन में सबको क्लियर है जी? आदित्य जी, खुशी जी। तो अगर ये प्रोसेस ना करें फाइल करने का तो यार गवर्नमेंट देख, अगर आप नहीं करते, देख अगर आप एक छोटा इंसान है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जब तक नहीं पकड़े जा रहे नहीं पकड़े, बट जिस दिन अगर तू पकड़ा जाएगा तो मैं पुराने साल से डिटेल खोल सकता हूँ, 8 साल। तो बेसिकली ऐसा मत सोचो कि एक साल तुमने एस्केप कर दिया, अब आगे की तू 5-6 साल में कभी भी फंसा ना, तो मैं पुरानी सारी डिटेल निकालूंगा, और तू नहीं दे रहा ना, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, सारे प्रोविजन देना, ऐसा समझ। मैंने सुना था कि जैसे बिना इनकम के आप अगर आईटीआर करते हैं तो टैक्स फ्री हो जाता है। सेफ रहता है। कैसे सेफ रहता है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। देख तू अगर इस बार अपनी रिटर्न भरेगा ना 5 लाख की, तो अपनी इनकम दिखा दे कि तू ट्यूशन पढ़ाते, 5 लाख रुपए कैश आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स आ जाएगा 0, सबमिट कर, कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे करते 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 6 साल तक भर दे, ठीक है। 5-5 लाख करके कितने हो गए? 30 लाख। अब मान ले जब तू कमा रहे थे तो ब्लैक मनी है 30 लाख, बोरी भर के रखा हुआ था, इनकम टैक्स वाला ये कहाँ से आ रहा है? 5 साल से रिटर्न भरो, लोग करते हैं ऐसे, अपने बच्चों की रिटर्न भरते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो? जो कल को जो ब्लैक मनी है ना वो जस्टिफाई हो जाएगी, मैं अपने बच्चे की भरूंगा, एक और बच्चे की भरूंगा, वाइफ की भरूंगा, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, 15 लाख का कैश जस्टिफाई करके वो ब्लैक मनी भी जस्टिफाई कर गया, समझ रहे? तो ऐसे होता है। तो ये पर वहां होता है जहां पे पैसे होते हैं। तो इसलिए मैं भी नहीं करता बेटे, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है जी। आइए, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, कर लिया नोट? एक छोटा सा पॉइंट ये रहता है बच्चे, सपोज करो, मान लो सौरभ की जॉब लगी, ऐसे यू आर ABH ही है ना तेरा? हाँ, सौरभ ज्वाइंड इन्फोसिस ऑन 10/7/22। ओके, मतलब भाई ने पहली बार कमाना कब स्टार्ट करा बेटा? 10 जुलाई 2000। हो सकता है इसने कंपनी ज्वाइन ना करी होती, अपना बिजनेस स्टार्ट करा होता, हो सकता है इसके पास घर था और इसको पहली बार इसने रेंट पे कब चढ़ाया? 10 जुलाई। कहने का मतलब है तुम्हारा मीटर कब से चालू, ठीक है। तो बेसिकली अभी जॉब का एग्जांपल इसलिए लिया कि सिंपल रहता है, हालांकि थ्योरेटिकल बातें हैं ये, इतनी गहरी कुछ प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई होता। तो भाई आपने ज्वाइन कब करा? 10/7 को। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर क्या हो गया बेटा, और असेसमेंट ईयर? ध्यान से सुनना, असेसमेंट ईयर जो होता है इट इज ऑलवेज फॉर 12 months। लेकिन 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 प्रीवियस ईयर ये सही नहीं है। जब तुम पहली बार कमाओगे ना, तो जिस दिन से तुमने कमाना स्टार्ट करा है, प्रीवियस ईयर वहां से स्टार्ट होगा, और खत्म कब होगा बच्चे? 31 मार्च। थ्योरेटिकल बात है। आप बोलो सर मेरे बैंक में 10,000 पड़ा था, ब्याज तुम्हें कब से कमा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये बेसिकली क्या है, एग्जाम पर्पस के लिए। ऐसे किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला, तो पेपर में सिर्फ ये आ सकते हैं MCQ लेवल पर या कुछ,
कि खोला, ठीक है, और आप मुझे बताइए कि प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट है। तो भाई जब से तुम पहली बार अर्न करना स्टार्ट करते हो ना, उस साल का प्रीवियस ईयर वो पूरा नहीं लेते जिस साल से तुमने कमाना स्टार्ट करा टिल 31st। बट दिस द सेम इज नॉट इन द केस, नॉट फॉर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के लिए मैंने क्या बोला, ऑलवेज 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 फॉर, यानी कि मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर भरी थी 23-24 में इनकम था जो भी, पूरा 23-24 बोलूंगा, पर प्रीवियस ईयर में जब आप पहली बार कमाओगे तो ये आ जाए। बताइए, क्लियर है जी? तो ये हो गई जी आपकी बात प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ऑनलाइन भी सभी बच्चों को क्लियर है? मुस्कान जी, शिवांग, तान्या, तुषार, क्लियर है दोस्त? ठीक है बच्चे। नहीं, एक एक इंसान की एक आइडिया लो। हाँ खुद भर सकते हो, खुद भर सकते हो। यार एक बात बता, एक डॉक्टर है, ठीक है, ठीक है, तेरे को आज भी तेरे को पता है फीवर होने पे पैरासिटामोल ही होती है, फिर भी अगर 2 दिन ना उतरे तो चले जाते हैं ना भाई, रिस्क क्यों लेना? क्योंकि टेक्निकली डॉक्टर को थोड़ा ना ये सब चीजें पता है, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, वो तो फिर आगे सीधे सीए को ही रखा, समझ रहे? मतलब ये आपका फील्ड नहीं है ना कोर, जो आपके लिए तो फील्ड है। अब मैं तेरे को चल, मैं तेरे को ये बता देता हूँ, मैं तुम्हें टैक्स पढ़ा रहा हूँ, एडू जंक्शन की रिटर्न मैं नहीं भरूंगा, हाँ, पर टाइम की बात, यार मैं 7 बजे फ्री होऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा भाई 4 घंटा रिटर्न, समझ रहे? मैं नहीं दिमाग लगाऊंगा। मैंने, हम लोग एक सीए से ही बात चल रही है, ठीक है, वही देखेगा, वही बताएगा क्या। टाइम लगता है ना भाई, अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो करूँ या मैं इधर के ही चीजें देखूं। सिमिलरली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो हैं, वो ये तो मेरी फील्ड है, मैं तो नहीं कर रहा, ठीक है, लगते हैं जो वैसे लगेगा, आउटसोर्स करता ना चीजें। हाँ? नहीं, बहुत ही सिंपल रिटर्न के 300 भी नहीं, कोई बहुत ही बेसिक पर चला रहा है तो 300 पर 1000 रुपए तक, मतलब 300 रुपए वाली तो वो है कि जी बस सबमिट कर दो, बस 0-0, अरे पर जो अच्छी रिटर्न्स होती है उसका होता है, मतलब कम, मतलब ये लगा ले कि 1500 2000 इंडिविजुअल लेवल पे कह रहा हूँ, जो सिर्फ सैलरी कमाता है या हाउस प्रॉपर्टी, एक भी चीज और आ गई तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, अरे वो चीज है। एक कॉलम, हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक कॉलम है, उधर तूने अमाउंट लिखा, हाँ प्रूफ नहीं देना होता। लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, तेरी कंपनी जब तेरे को पैसा दे रही थी, तू बता रहा है, कंपनी ने भी सरकार को बताया हुआ है, इंटीग्रेटेड है, हाँ, रेंट से कम चार्ज, हाँ, बट यही यही चीज है सर, आपको बस इस बार भर दे, 5-5 लाख की भर दो सारे, कोई दिक्कत नहीं, 100% कोई दिक्कत नहीं। जैसे हो ना सारा कुछ के स्टार्ट कर दो, मतलब हाँ जैसे आपने बताया हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, हाँ। देख होता क्या है, टैक्स समझ ये समझ, एक और प्रोविजन होता है और ये होता है, देख मैं तेरे से अगर पूछूंगा ना कि ये तेरे 10,000 बढ़े, तू बताए कैसे कमाया, तूने बता दिया इट्स वाइट, तूने नहीं बताया इट्स ब्लैक, समझ रहे? अगर तेरे बैंक में भी 10 करोड़ बढ़ा है ना और तूने नहीं बताया, दैट्स ब्लैक। ऐसा मत सोचो मेरे बैंक में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे थोड़ा ना होता, समझ रहे हो? अगर कैश में बढ़ा है और तू बता रहा है मैंने कमाया, ये रिटर्न भरी है, ये टैक्स जमा करा, पूरा कैश पूरे बेड पे बिछा के सो, उस पर कोई नहीं रोकेगा तेरे को। व्हाइट ब्लैक इज नॉट की बैंक में जो पड़ा है वो व्हाइट, कैश जो ब्लैक, नहीं ये नहीं, जिस चीज को तुम जस्टिफाई कर सकते वो व्हाइट है, जिसको नहीं कर सकते वो ब्लैक है, और जो ब्लैक मनी साइड कर दी ना मैंने, उस पर 70% टैक्स ले लूंगा। अगर हाँ है, ब्लैक मनी है वो, तुम्हारे साथ अब नॉर्मल ट्रीटमेंट थोड़ा ना करूंगा, और 70 नहीं, उसके बाद उतने ही अमाउंट की पेनल्टी लगा दूंगा। 10 लाख रुपए डाल दिए,
ठीक है, जब तू वो रिटर्न भरेगा तो अपने आप टैक्स आएगा तो देखो जमा करना। नॉर्मल रेट पे अभी नॉर्मल पे, प्रूफ नहीं मांगे। हाँ नहीं कोई प्रूफ नहीं मांगा। अब जैसे रेंट बोल दिया, रेंट पर क्या प्रूफ चाहिए? रेंट है तेरे पास, हाँ कुछ भी है, कोई प्रूफ नहीं मांगा। इतना टाइम नहीं है सरकार के पास। डॉक्यूमेंट से ये थोड़ी होता है कि इतना मिल रहा है। प्रूफ देख, अब तुम जो चीज दे रहे हो ना, तुम्हारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए। बाय चांस अगर मुझे नोटिस आ गया तो मैं क्या बोलूं, यही काम होता है। ऐसे ही है यार, मैं तुम्हारे थ्रू मैं तुम्हें 5 लाख पे कंफर्म बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम बोलो सर 10 लाख, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये होगा कि अगर इसको नोटिस आया तो हमें कुछ तो बताना ना, क्या इनकम है क्या नहीं। अगर ऐसे 10 लाख की भर दे मुझे भाई न्यूज के बाद फिर टैक्स आ गया गवर्नमेंट का तो क्या है? नहीं अभी स्ट्रक्चर्ड देख, तू जब 10 लाख भरेगा ना रिटर्न पे जाएगा, तू 10 लाख, कोई नहीं पूछ रहा तेरे से, तू 10 लिख तो 1 करोड़, तू 100 करोड़ लिख दे, अपने पापा की बोले जी 100 करोड़, कोई सॉफ्टवेयर नहीं रोकेगा तेरे को। लेकिन जैसे ही तू मान ले 10 लाख लिखेगा तो सॉफ्टवेयर अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। वो टैक्स तूने पे करानी होगा अभी, क्योंकि अगर तू खुद से ऐसे मजे मजे में भी भर रहा है तो ना तो किसी ने तेरा टीडीएस काटा होगा, जब तेरे को मिला ही नहीं तो अगर मैं इनकम लिख रहा हूँ ना एडवांस टैक्स है, तो वो टैक्स बोलेगा इतना पेबल है, बोलेगा 70,000 रुपए का टैक्स। रिटर्न सबमिट ही नहीं होगी, पहले पे कर तब सबमिट होगी। और तूने 70 सबमिट कर दिए, तूने कमाए नहीं थे, तूने 70 सबमिट कर दिए, तो कोई नहीं पूछ रहा भाई। लेकिन जब तुम्हारा केस फंसता है, केस कैसे फंसता है, जो बड़े लोग होते हैं उनका फंसता है। जैसे मान लो नोटबंदी होती है तो सरकार को पता लगा सारे ज्वेलर्स ने एक्सचेंज करे, तो सरकार सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जितने भी ज्वेलरों की पैन कार्ड है सबके पास नोटिस चला जाता है, जरा अपनी डिटेल लेकर समझ रहे हो। एट फर्स्ट इंस्टांस कोई नहीं पूछ रहा, बट इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी डाल, आप इस एजम्पशन पे करते हो कि अगर वो मेरे से पूछेंगे तो मेरे पास बैंक डिटेल है, समझ रहे हो वो चीज। 5 लाख तक की 5 लाख 5 लाख है, इधर उधर हो गया, खर्चे हो गए, कुछ हो गए, वो चीज 5 लाख पे कोई पूछेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। 5 लाख की भर सकते हो आप रिटर्न इस बार। यूट्यूब पर सर्च करो कैसे होगा तो मिल आपको फायदा हाँ मिल जाएगा। नहीं मैं यही करवा दूंगा तुम्हारी, किसी के पास पैन कार्ड है तुम्हारी बढ़ दूंगा। हाँ बट एक दिन अभी 31 तक मुझे बहुतों की रिटर्न भरनी है, जागृति मैम की भरनी है, फादर मदर अपनी रिटर्न भरनी है, हालांकि मेरी रिटर्न तो नील की जाएगी, पर ऐसे टैक्स भी बहुत लगे तो बच्चों को मिलेगा तो टैक्स नहीं लगता है। तो जाएगा और यार बैठना एक आध हजार तो मोड़ देगा। ठीक है। आइए, तो बेसिकली ये, चलो मैं तुम्हें टैक्स निकालने एक बार बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग स्टेप स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। Computation of tax on total income। जो टैक्स है वो किस पे लग रहा है बेटा, टोटल इनकम। जैसे सपोज करो, जैसे ऋषभ जी ने बोला कि सर मैं इस बार अपनी रिटर्न भरता हूं और 10 लाख रुपए दिखाऊंगा, ये 10 लाख क्या है बेटा, टोटल। सर ऋषभ जी की एज क्या है, एज बेटा क्या है, 60 प्लस है, क्या है 18, 18 प्लस। छोटे छोटे बच्चे डबल उम्र के होने वाले हैं यार, फिर भी तेरे से छोटा लगता हूँ ठीक है। तो 18 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। सर ऋषभ की 10 लाख का टोटल इनकम है, आपको पता है सॉफ्टवेयर अपने आप तेरी इनकम निकाल देगा, मेरे को यही सिखाना है कैसे निकालेगा। फॉर्मूला क्या है भाई, देखो एक ना ये समझना है, ये कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी के ऊपर अलग होता है बेटा, तो मैं तो आपको एक बस फ्लेवर दे रहा हूं। इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल्स कैसे टैक्स निकलता है, इंडिविजुअल्स का देखना, 0 to 2,50,000 नील। ये क्या लिख रहे हो, छोड़ो ना बेटे, लिख लो एक बार बस।
2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30%। 530 का मतलब वो तो सेम टोटल इनकम देख मैं किस पे निकाल रहा हूँ, तो जब मैंने पूरा टोटल लास्ट ईयर के बजट में तो 8 लाख तक की लोग कहते हैं क्योंकि तुम लिमिट में 2 स्लैब चल रहे हैं जिंदगी में। ये जो दूसरा स्लैब है वो तुमको तब कराऊंगा जब 60 लेक्चर्स हो जाए, क्योंकि वो स्लैब लेने में क्या क्या बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ते हैं क्या है वो अलग था। ये वाला स्लैब आज भी जिंदा है। और ऋषभ जी की इनकम ना 10 की जगह, क्योंकि वरना ना तुम्हें दिखेगा नहीं, चलो 10 को 18 तो हो जाएगा ना, 18 साल का 18 लाख, 19 साल का 19 लाख। कौन है? खूब पैसा है भाई ऋषभ के पास। ठीक है, अब सर आप ये बताओ आपने ये क्या लिखा है बेटे, ये ना 4 बैग्स है बेटा, आप ये लेके चलिए, ये बैग नंबर 1 है, ये बैग नंबर 2 है, बैग नंबर 3 और बैग नंबर 4। और ऋषभ के पास जो पैसा है ना वो हार्ड कैश है बच्चे। सो बेसिकली ऋषभ जी के पास जो पैसा है 18 लाख, वो एक्चुअल में कैश पड़ा हुआ। क्या मेरे को बता दोगे, ऋषभ ने पैसा डालना स्टार्ट करा और मान लो ये बैग है, इसमें मैं पैसे डाल रहा हूं बच्चों, इस बैग में पहले वाले बैग में कितने रुपए चले जाएंगे, 1 रुपया 2 रुपए 3 रुपए 4 ऐसे करते 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 2.5 लाख। ये 2.5 लाख के बाद इस बैग में और नहीं जाएगा, तो मैंने 2.5 लाख बंद करा। और ये मैंने डिपार्टमेंट को बोला 2.5 लाख इस बैग में कितना टैक्स लोगे, सरकार ने क्या बोला बेटे, नहीं। सरकार करी पहले 2.5 लाख माफ, समझ रहे हो, पहले 2.5 लाख माफ, तो बढ़िया हो गया जी, टैक्स भी नहीं। वेरी नाइस। ऋषभ के पैसे थोड़ा ना खत्म हुए, अब उसने बैग नंबर 2 उठाया। आप मुझे बताओ जब वो इसमें 1 रुपया डालेगा तो क्या बोलेगा, 2.5 लाख 1। सो द बैग नंबर 2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 लाख 1। हालांकि इसको करेक्ट तरीके आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मिटा सकता हूं, आप इसको 2.5 लाख 1 भी बोल सकते, 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, 2.5 लाख 3 एंड यू विल स्टॉप एट 5 लाख। मेरा आपसे सवाल, बैग नंबर 2 में कितने पैसे गए, तूने स्टार्ट कैसे करा बैग नंबर 2 को, 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, कहां पे रुकोगे, तो इस बैग में कितने पैसे गए, 2.5, because you started from 2,50,001 and you stop at 5 lakhs, तो 2.5 लाख गया। अब आपका ये वाला जो बैग है, इस बैग में भी 2.5 लाख है, सरकार के पास गए आप, आपने बोला कितना टैक्स लोगे, कितना बोला सरकार ने, 5%, 2.5 लाख का 5% 12,500। अगला बैग कितने से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 5 लाख, 5 लाख 1, 5 लाख 2 से लेके 10 लाख। बैग नंबर 3 में कितना पैसा गया, 5 लाख, 20% का टैक्स है, तो कितना आ जाएगा जी, 1 लाख। टेक्निकली ऋषभ ने टोटल कितना पैसा बैग्स में डाल दिया, 10 लाख डाल दिया। बैग नंबर 4 की अनलिमिटेड कैपेसिटी है भाई, तू चाहे 18 लाख कमा, चाहे तू 18 करोड़ कमा, चाहे 180 करोड़ कमा, चाहे 1800 करोड़ कमा, जो कमाना कमा, बैग नंबर 3 की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। मेरे को बता दो ऋषभ ने बैग नंबर 3 में कितना डाला, 8 लाख, 8 लाख का 30%, 2,40,000, विच मीन्स 8 लाख का 30% हो गया बेटा 2,40,000, ये आ गया जी 18 लाख के ऊपर टैक्स। सर खत्म हो गई बात, बिल्कुल भी नहीं, कितना आ गया बताओ, 3,40,000, 3,52,000। इसके बाद सरकार कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूं, गवर्नमेंट इज वेरी गुड, गवर्नमेंट कहती है मैं तुम्हें डिस्काउंट दूं, डिस्काउंट को बोला जाता है बेटा रिबेट।
रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट बोले तो डिस्काउंट, कौन से सेक्शन में? 87A। सर किसको मिलती है रिबेट? बड़े ध्यान से देखना बच्चे, रिबेट मिलती है अगर आप एक इंडिविजुअल हो। तो ऋषभ जी क्या आप एक इंडिविजुअल हो? हैं सर इंडिविजुअल। ये प्लस का मतलब है एंड, तो मैं एंड ही लगा देता हूं क्योंकि एक एक शब्द का मतलब है बेटा। आप इंडिविजुअल हो एंड आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। तो क्या ऋषभ जी आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल है। इसके ऊपर अलग से चैप्टर है कौन रेजिडेंट होता है कौन नॉन रेजिडेंट होता है। पर सर हम तो इंडिया से बाहर ही नहीं जाते, तो हम तो होंगे ही रेजिडेंट। एंड टोटल इनकम इज अप टू 5 lakhs। ओ माई गॉड। ऋषभ एक इंडिविजुअल है, बहुत बढ़िया बात। ऋषभ एक रेजिडेंट है, बहुत बढ़िया बात। पर क्या ऋषभ तेरी टोटल इनकम 5 लाख है उसके अंदर है? नहीं, तेरे को कोई रिबेट नहीं मिलेगी। जिसकी इनकम 5 लाख है उसके नीचे है वो गरीब है बेटे, और उसको टैक्स, उसको टैक्स पे छूट मिलती है। 18 लाख कमा रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं है इसका। सर अगर होता है डिस्काउंट तो कितना होता है बच्चे? सरकार मैक्सिमम 12,500 का रिबेट देती है, मैक्सिमम। कैसे निकलेगा देखेंगे, छोटी इनकम पकड़ लेंगे। एग्जैक्ट। तो 5 लाख अगर होगा, सोच के देखना, 12,500 का ही बैठेगा और रिबेट मिल जाएगी 12,500, इसलिए 5 लाख पे कोई टैक्स। तो बेसिकली क्या ऋषभ को भी रिबेट मिली? नहीं मिली। सर टैक्स निकल गया? नहीं बेटे, अब सरकार कहती है मैंने लोगों को डिस्काउंट दिया है, अब मैं लोगों से टैक्स कलेक्ट करूंगी और ज्यादा। जैसे आप रिबेट वाले केस में मेरा एग्जांपल लिख सकते हो बच्चे। एग्जांपल सौरभ सर, कि सर जी रिबेट मिलता है। और अब बेटे मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूं, जैसे कि दुष्यंत सिंह। सरकार कहती है कि अगर आप अमीर हो तो मैं आपसे टैक्स लूंगी। अच्छा जी, टैक्स लेगी सरकार? हाँ जी, ले तो लिया सर, और लूंगी। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 15%, 25%, 37%। अलग अलग रेट है बेटे, 2 क्लास लगेंगी सारे रेट समझाने में। लेकिन एक बात है, ये लगना कब से स्टार्ट होगा? अगर तुम्हारी टोटल इनकम कितने से एक्सीड हो गई? 50 लाख। तो 10%। 1 करोड़ तो 15%। 2 करोड़ तो 25%। और अगर तुम 5 करोड़ से भी ऊपर हो, 37% ले लूंगी। और सर ये तो बताओ ये परसेंट किसका लगेगा? बेटे ये जो भी टैक्स बनता हुआ आ रहा है उसका। बिकॉज सरचार्ज इज कॉल्ड, एग्जैक्टली, इट इज टैक्स ऑन टैक्स। जो टैक्स बनता हुआ आ रहा है उसके ऊपर परसेंट लगती है बच्चा। हाँ, टैक्स पे टैक्स होता है। तो मुझे बताइए क्या ऋषभ जी के ऊपर लगेगा? नहीं। अब आप मुझे बताइए दुष्यंत सर के ऊपर कौन सा रेट लगा? 37। तो टेक्निकली दुष्यंत सर के ऊपर बेटा 5 करोड़ से ऊपर है, 37 लग रहा है। और बेटे मेरे ऊपर रिबेट लग रही है बेटे। यही दुनिया का नियम है बेटे, शरीफ इंसान हमेशा पिसता ही है बेटे। सर तो ऋषभ जी के ऊपर तो नहीं लगा, ओके। लास्ट पॉइंट बच्चे, 3,52,500। अब भैया तुम जो मर्जी हो, अमीर हो गरीब हो जो मर्जी हो, सरकार कहती है एक टैक्स लगाऊंगी, दैट इज HEC। सर ये क्या नाम हुआ? ये हुआ बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर ये सेस क्या हुआ? जब आप किसी पर्पस के लिए पैसा लेते हो ना, सेस भी टैक्स होता है। लेकिन जब उसके पीछे एक पर्पस ड्रिवन होता है ना, तो उसको सेस बोला जाता है।
जैसे कि ये जो सर कितने परसेंट लग रहा है, 4%, किस चीज का लगेगा, जो टैक्स चलता हुआ आ रहा है। तो आप मुझे बताइए 350 to 500 का 4% कितना हुआ। हम्म, चौदह हजार 14,100। संजय चाय या कॉफी बढ़िया पिला दी यार कभी। कोई लिमिट देख, ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है ना, तो लगेगा। मान ले 5 लाख वाले पे लगेगा, नहीं लगेगा, उसके ऊपर 4% लगेगा। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी कि ये जो पैसा है ना 14,100, ये सरकार हेल्थ पे लगाएगी और एजुकेशन पे। सर ये गवर्नमेंट बाइफरकेट कैसे करेगी बेटे, जब आप रियल टाइम में पेमेंट करते हो तो उसके अलग अलग कोड होते हैं, बैंक अकाउंट अलग होता है। तो जब तुम पे करोगे तो 352 अलग अकाउंट में जाएगा और 14,100 अलग में जाएगा। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, अब तुम्हारा फाइनली जाके निकला टोटल टैक्स 350 to 500 प्लस 14,100। अब निकलेगा बच्चे कितना आ रहा है, बता दो बच्चे। अभी ना फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैंने एडमिट कर दिया बेटा, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चे। 3,66,000। तो ये है जी आपका पूरा का पूरा, यानी कि एक इंसान अगर 18 लाख रुपए कमाता है तो मोटा मोटी कितने रुपए का टैक्स दे रहा है, 3.5। आपने अभी अभी वो देखा था शार्क टैंक में, वो अश्नीर है ना, वो देखा था, वो 4 महीने का पैसा तो सरकार ले जाती है, वो रील देखी है किसी ने, नहीं देखी? कुछ टाइम बाद अभी समझ आएगी और फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें रील। मतलब उससे मैं तुम्हें ये कंक्लूड कर दूंगा अगली क्लास में, तुम 12 महीने काम करोगे पर उसमें से 4 महीना पूरा का पूरा पैसा सरकार ले जाएगी। टैक्स इतना बन जाएगा कि 4 इतना टैक्स, और फिर जो बचेगा ना, जो तुम खर्चा करने जाओगे तो सरकार जीएसटी लेने आएगी। तो जिंदगी में इतना मान के चल लेना, आधा आपका आधा सारा। इफ यू आर गुड अर्नर, हाफ बिलोंग्स टू यू, हाफ बिलोंग्स टू, इतना टैक्स। बताइए क्लियर है बच्चे। चल तो यहां तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे। सब बच्चों को क्लियर है यहां तक, शिवांग जी, एवरीवन क्लियर है बच्चे। यस सर।